नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। भूगोल के क्रम में आज फिर एक अगली पहल। जैसा कि मैंने कल बताया था भारत के भूगोल के बारे में, तो आप लोग, मैं उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भारत के बारे में थोड़ा सा जानना सीखें पहले कि भारत का विश्व के सभी देशों में भारत का टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज में 7th प्लेस है, 7th रैंक है भारत की। किसमें? सबसे बड़े देशों की अगर बात की जाए तो भारत की सभी देशों में भारत जो है सातवां सबसे बड़ा राज्य है। जैसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो रसिया का क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। उसके बाद कनाडा, ने लिखा भी है इधर, रसिया सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री अगर बात करें तो रसिया। कौन सी? रसिया। उसके बाद कनाडा थर्ड। तीसरा कौन सा है? तो अमेरिका। चौथा कौन सा है? तो चाइना। पांचवा कौन सा है? ब्राजील। छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन सा है? भारत। तो भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और अच्छा, भारत भी जो है संपूर्ण भूभाग का समस्त जितने भी कंट्रीज हैं, समस्त भूभाग का भारत जो है 2.4% भाग ग्रहण करता है। मतलब भारत का संपूर्ण भूभाग का हिस्सा जो है 2.4% है। 100 में 100 में 2.4% हिस्सा जो है भारतीय भूभाग का है। अच्छा, भारत के बारे में हमने पढ़ा था कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार वगैरह पढ़े ही थे। और अक्षांश के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, देशांतर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य, ये भी मैंने बता ही दिया था। 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भारत में? 8। कौन कौन से? तो बताया था जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में कुल मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अगर कोई राजधानी है तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है बताएं? तो लक्षद्वीप की राजधानी होती है कावरत्ती। क्या? कावरत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होती है? पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर, है ना। अच्छा, ये भी द्वीप पढ़ रहे हैं, द्वीपों के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। मेरे मुंह से एक शब्द निकला, द्वीप समूह। तो द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। जो नए स्टार्टर होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं रहती कि द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहीं पे ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वीप किसे कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा कि अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा क्षेत्र जिसके समग्र चारों ओर जलराशि हो, मतलब चारों ओर उसके पानी ही पानी हो, एक ऐसा भूभाग, उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। उसे कहेंगे द्वीप, सॉरी क्षमा कीजिएगा, उसे कहेंगे द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जलराशि ही जलराशि हो, उसे क्या कहेंगे? द्वीप। क्या? द्वीप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइलैंड। क्या? इंग्लिश में आइसलैंड या आइलैंड बोलेंगे, तो ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर जलराशि हो, जैसे लक्षद्वीप। यहाँ पे भारत के पश्चिम में अरब सागर क्षेत्र में क्या है? लक्षद्वीप है। क्या? लक्षद्वीप एक भारत का द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब तमाम सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ एक द्वीप समूह, उसे कहेंगे क्या? द्वीप समूह। जैसे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है ये भारत के पश्चिमी छोर पे अरब सागर क्षेत्र में, ये अरब सागर, अरेबियन सी, इंग्लिश में अरेबियन सी और हिंदी में अरब सागर। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, अरब सागर क्षेत्र में एक जो द्वीप है, कई सारे द्वीप, एक नहीं कई सारे द्वीप, उनका एक समूह, उसे कहेंगे द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप जो है क्षेत्र है और ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। ऑप्शन में दे देंगे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, है ना। तो उसके विषय में हमें थोड़ा सा जानना होगा कि लक्षद्वीप क्षेत्र जो है ये किससे बना हुआ है?
किससे बना हुआ है? मूंगा चट्टानों से। किससे? लाल मूंगा चट्टानों से। अच्छा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद पहले देख लेते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। किसे? प्रायद्वीप। द्वीप के बारे में समझ गए। एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर जलराशि ही जलराशि, उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। चाहे अंडमान निकोबार ले लें हम, चाहे लक्षद्वीप। उसके बाद सेकंड आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं बताइए? तो प्रायद्वीप हम एक ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। जैसे भारत का जो निचला हिस्सा है ये दक्षिणी भाग भारत का, भारत का जो दक्षिणतम भाग है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। कैसे? इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे इंडियन ओशियन। इधर क्या है? इंडियन ओशियन। मतलब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, 3 ओर से जल से घिरा हो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र कहलाएगा प्रायद्वीप। क्या? प्रायद्वीप। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा आप लोग। इंग्लिश में कहेंगे पेनिनसुला। क्या? पेनिनसुला। इंग्लिश में कहेंगे क्या? पेनिनसुला या पेनिनसुलर रीजन। ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। अब आते हैं महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया और महाद्वीप। आप देख लीजिए, महाद्वीप का मतलब होता है कि एक विशाल भूखंड, एक विशाल भूखंड जिसपे तमाम सारे देश समाहित हों। जैसे जैसे कौन सा? जैसे भारत, जैसे एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में कई सारे कंट्री समाहित हैं। जैसे कौन से? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। मतलब एक बड़ा भूखंड, एक वह विशाल भूखंड जिसपे तमाम सारे देश समाहित हों, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? महाद्वीप। महाद्वीप दैट इज महाद्वीप कहेंगे क्या? एक विशाल भूखंड जिसमें तमाम सारे देश समाहित हों, उसे क्या कहेंगे? महाद्वीप। और महाद्वीपों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम जरा सा। तो महाद्वीप के बारे में बताएंगे हम थोड़ा सा। जैसे एशिया महाद्वीप हो गया। कौन सा? एशिया हो गया। एक होगा यूरोप महाद्वीप। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। तो पहला कौन सा हो गया? एशिया। दूसरा यूरोप। तीसरा नॉर्थ अमेरिका ले लेंगे। चौथा साउथ अमेरिका हो गया। नोट करते रहिएगा आप लोग थोड़ा बहुत जैसे हो पाए। पांचवा कौन सा हो जाएगा? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। अफ्रीका। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कुल 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से कॉन्टिनेंट हो गए? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अगर कोई महाद्वीप है तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। अच्छा, इसकी बात हम कर लिए। तो हम जानते हैं कि भारत का 7वां स्थान है सभी देशों में, टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज में। तो बात करते हैं कि कल हम बता रहे थे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में, मार्ग से विचलित ना हुआ जाए। तो भारत के लिए पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांश के बारे में हमने कल बताया था। जैसे ग्लोब है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने के लिए एक रेखा से कहते हैं क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और इसके ऊपर जो रेखाएं हैं ये 90 रेखाएं, ये और ये 90 रेखाएं, 90 रेखाएं नीचे, 90 रेखाएं नीचे। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। ध्रुवों पर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर
अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। तो इसके बारे में पता किए थे, इसे ये भी तो अक्षांश रेखा है, ये भी रेखा अक्षांश, ये भी रेखा अक्षांश रेखा, ये भी एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, चार अक्षांश, पांच अक्षांश, छह अक्षांश, आठ अक्षांश, दस अक्षांश, नीचे नीचे भी ऐसे ही है। यहाँ ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 बता ही चुके थे कल। तो भारत की अवस्थिति जो थी ये इस जगह पे थी। तो ये मान लेते थोड़ी देर के लिए, कल कितना है ये 8 डिग्री, कितना 8 डिग्री। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक, यहां तक मान लो रहा हो, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतर के बारे में भी मैंने बताया था। क्या बताया था देशांतर के बारे में, देशांतर के बारे में बताया था कि तो मान लो अक्षांश रेखाएं हो गई। अक्षांश रेखाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसे है ये क्षेत्र है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पे आ गई नीचे वाला। अब 8 के ऊपर बढ़ेंगे तो 9, 9 के ऊपर 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 37 आएगा। तो ये ऊपर ये देशांतर गई होगी जो यहाँ जम्मू कश्मीर के आसपास से, तो ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। और अभी हम बात करें देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये ऐसे है, ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर है ना, ये क्या हो गया 0 डिग्री देशांतर, क्या 0 डिग्री देशांतर है ना, ये 0 डिग्री, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, है ना। तो भारत यही कहीं होगा। भारत की स्थिति में बताई थी कि उत्तरी गोलार्ध में है। अगर पूरा पश्चिम बात की जाए तो भारत पूर्वी में है। पूरब में क्यों, ग्रीनिच मीन टाइम से पूरब की ओर है ना, ग्रीनिच वाली रेखा से पूरब की ओर है, इसलिए जो है भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। और जैसे जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, 0 के बाद एक ही तो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देशांतरों की संख्या कितनी होती है, हमने बताया था अभी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181 और देशांतरों की संख्या कितनी होती है 360। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो ये जो क्षेत्र है कहां से, हम पढ़े थे कि 68 पे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, ये क्या है पूर्वी देशांतरी विस्तार ना, पूर्वी देशांतरी विस्तार। क्या ये भारत का देशांतरी विस्तार कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 जो है इसका देशांतरी विस्तार था। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपना चक्कर लगाने में, अच्छा पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है 24 घंटे। कितना, पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे का मतलब क्या हुआ 1440 मिनट। कितना, 1440 मिनट का समय लेती है पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में। तो 360 डिग्री पूरा घूमने में, 360 डिग्री मतलब भाई पूरा चक्कर का मतलब क्या हुआ कि 360, तो 360 डिग्री घूमने में ये कितना समय लगाएगी 1440 मिनट। कितना, 24 घंटे मतलब 1440 मिनट। मतलब 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री का मतलब हो गया एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में पहुंचने में ये 4 मिनट का समय लगेगी। कैसे, 1440 को भाग कर देते हैं 360 से तो 4 मिनट का समय आएगा। अच्छा, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय। हमने पढ़ा था कि भारत की अवस्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97.97 डिग्री 25 के बीच में है। इसका विस्तार, इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 इसका देशांतरी विस्तार है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, जैसे क्षेत्र है ये मान लीजिए है ना, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये हो गया 97 डिग्री 25। तो दोनों के बीच में अगर हम अंतर दोनों का निकालेंगे तो अंतर 30 डिग्री लगभग अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री का अंतर आएगा।
1 2 3 4 5 इस तरह जो है 30 देशांतरों का अंतर आएगा। तो 30 मतलब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 30 देशांतरों को पार करने में 30 34 जा 120 मतलब 120 मिनट का समय लगेगा। 120 का मतलब हो गया 2 घंटे। मतलब पश्चिम से पूरब का समय 2 घंटे फास्ट रहेगा, आगे रहेगा। मतलब ये कि यहां अगर 5 बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 7 बजेंगे बाद में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर पहले हो रहा है 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। ठीक है, इसके बारे में हम जान लिए थे। अब हम बताना चाहेंगे आगे, अगर भारत में इसी के आधार पर मान लीजिए कि यहाँ 5 बजा है और यहाँ 7 बजा है, यहाँ वाले देखे 5 बजा, वहां वाले देखे 7 बजा, तो मामला गड़बड़ाया जाएगा। इसलिए क्या किया गया है, टाइम जोन बनाया गया। क्या, एक मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। जैसे भारतीय मानक समय रेखा एक निर्धारित की गई है जो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट को जो माध्य है, मीडियन, उस मीडियन को लेकर के ये ऐसे जो है मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। इसी के आधार पर जितना समय यहाँ होगा उतना ही समय संपूर्ण भारत में होगा, सभी कंट्रीज में। ऐसा नहीं भारत में ही, सभी कंट्रीज जो भी देश हैं, सभी देशों में मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। क्यों? क्योंकि उनका फैलाव तो कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, चाहे चाइना हो जाए, तो पश्चिम का क्षेत्र और पूरब का क्षेत्र दोनों के बीच में अंतर होगा, देशांतरों का अंतर होगा। किसी में देशांतर ज्यादा होंगे, किसी में देशांतर कम होंगे। हो सकता है कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें 30 डिग्री देशांतर के अंतर के बजाय 60 डिग्री देशांतर का अंतर हो, तब तो यहाँ 5-5 6-6 घंटे के समय का अंतर आ जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में 9 बज रहा है तो यहाँ भी 4 बज रहा है, यहाँ भी 9 6 15 3 बज रहा है, यहाँ जब 9 बजेगा तो यहाँ 3 बजेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए क्या किया गया है, समय के निर्धारण के लिए एक मानक समय रेखा को बनाया गया है। ये मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कहां से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, सॉरी उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ये जो है, क्षमा कीजिएगा एक बार देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश जो है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, सॉरी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की राजधानी क्या होती है बताइए? तो राजधानी भी याद करते चलिएगा। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अच्छा, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना भी एक क्षेत्र है, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य अब राज्य बन गया है। तो तेलंगाना किस वर्ष आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। तो हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कि सभी देशों में एक समय के लिए क्या किया गया है, सभी देशों में एक समय के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है कि इसी को देख करके संपूर्ण क्षेत्र में समय बताया। अगर यहाँ 9 बजा हुआ है तो पूरे भारत में बताया जाएगा कि हाँ 9 बजा हुआ है। तो हो गया, ठीक है। अब विश्व की बात करते हैं कि अगर भारत में, अगर दिल्ली में, अगर इलाहाबाद में अगर 4 बजा हुआ है, अगर इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 4 बजा हुआ है, तो अगर इलाहाबाद में 4 बजा हुआ है तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा बताइए? लंदन में क्या समय हो रहा होगा बताइए? बताएं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ये पृथ्वी है, पश्चिम से
पूरब की ओर ये भ्रमण कर रही है। तो हम पढ़े थे क्या, ग्रीनविच मीन टाइम में पढ़े थे अभी हम, देशांतर 0 डिग्री देशांतर पढ़े थे। तो यहाँ पे है कहाँ, भारत की स्थिति क्या है, इधर कहीं है, इस ओर ना, ऐसे भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति ऐसे कहीं है, भारत की स्थिति ऐसे कहीं यहाँ पे है। तो अच्छा, भारत की जो मूल मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री, कितनी, 82.5 डिग्री। और ये क्या है, ये क्या है, 0 डिग्री। तो दोनों के बीच में कितने देशांतरों का अंतर है, 0 से लेकर 82.5 के बीच में अगर देखेंगे तो कितने देशांतरों का अंतर है। तो 82.5 से 0 घटाए तो कितना आएगा, 82.5 ही तो आएगा, 82.5 ही तो आएगा, 82.5 डिग्री। 82.5 को हम, अच्छा, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 घंटे 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 और 32, 33, 330 मिनट, कितना, 330 मिनट का समय लगेगा। 330 मिनट का मतलब ये हो गया कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 6×5 और 1/2, मतलब कि 5.5 घंटे का समय, 5.5 घंटे का समय भारत का आगे रहेगा, किससे, लंदन से। लंदन से भारत का समय 5.5 घंटा आगे रहेगा। अगर लंदन में 4 बज रहे होंगे तो यहाँ भारत में कितने बज रहे होंगे, 4.5 5.5 घंटा आगे 9:30 बज रहे होंगे। तो मतलब ये हुआ कि भारत का समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम जोन दिया। अच्छा, कोई कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि रसिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इनमें कई ज्यादा बड़ी कंट्रीज हैं। भारत से बहुत बड़ा क्षेत्रफल, इनका आपने बताया था कि रसिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो बहुत बड़े कंट्रीज हैं भूखंड के आधार पे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो किसी किसी क्षेत्र में 1 से अधिक भी टाइम जोन होते हैं। चाइना वगैरह में 2 टाइमिंग जोन है। समय मानक समय रेखा जो है कई सारी है, रसिया में 2 से ज्यादा है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा या फिर मानक समय रेखा का काम क्या होता है। तो इसका काम ये होता है कि जितना समय यहाँ होगा उतना समय भारत के संपूर्ण क्षेत्र में उतना समय होगा। अब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की बात करते हैं तो भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, पहले तो हम यही देख लेते हैं। भारत जो है, भारत कितने देशों के साथ, मतलब भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन देशों के साथ स्पर्श करती हैं। तो बताएं, आप ही लोग बताएं, थोड़ा सोचिएगा मन में, भारत जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ थोड़ा सा इरेज हो गया है, देखिए। तो ये क्षेत्र है ना। तो भारत जो है 7 देशों के साथ भारत जो है सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, ये पता ही चल गया कौन सा है, ये पाकिस्तान। ये कौन सा है, अफगानिस्तान। लिखते चलिए, लिखते रहेगा। भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है भारत। पहला कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान। तीसरा कौन सा है, चाइना। चौथा कौन सा है, चाइना हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर कौन सा है, तो भूटान हो गया, फिर कौन सा है, म्यांमार हो गया, तो छठा कौन सा है, 7वां कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 सबसे ज्यादा भौगोलिक सीमा साझा करने वाला अगर कोई देश है भारत के साथ तो बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन, बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला भी कोई क्षेत्र है तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 194 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अच्छा, ये तो मान लीजिए ठीक है,
पूछ लिया जाता है कि ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, बताइए आप लोग। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं बताइए। तो राजस्थान, सॉरी पहले गुजरात देखते हैं, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, कौन सा, और चौथा जम्मू कश्मीर, कौन सा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर का ऊपरी जो उत्तरी हिस्सा है उसे कहते हैं हम पीओके क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र, जो पाकिस्तान बताता है कि हमारे क्षेत्र में है, लेकिन भारत उसे अपने मानचित्र में ही दिखाता है। तो इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र की सीमा जो है अफगानिस्तान से टच करती है। तो अच्छा, पीओके की राजधानी पूछता है, पीओके की राजधानी क्या है, तो मुजफ्फराबाद, क्या, मुजफ्फराबाद राजधानी किसकी, पीओके की, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो ये हो गया। और इसकी जेएंडके के साथ हो गया ना सीमा साझा। अब चाइना के देखते हैं। तो चाइना की सीमा जो हिमाचल प्रदेश से भी टच करती है, चाइना उत्तराखंड से भी टच करता है, चाइना उसके बाद फिर चाइना बिहार से भी टच करता है, नहीं चाइना बिहार से नहीं टच करता, चाइना सिक्किम से भी टच करता है, और चाइना अरुणाचल प्रदेश से भी टच करता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन राज्यों के साथ जो है चाइना से सीमा साझा करता है। अब नेपाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो नेपाल से सीमा, यदि नेपाल है तो नेपाल लिख देते हैं हम। चाइना का सीमा साझा करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लिखते रहिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ में। अब नेपाल के साथ कौन कौन से क्षेत्र हमारी सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं कौन कौन से, उत्तर प्रदेश राइट है, बिहार राइट है, वेस्ट बंगाल राइट है, सिक्किम राइट है ना। तो ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद भूटान के बारे में फिर म्यांमार हो जाएगा। बाकी तीन आप खोज लीजिएगा एक बार खुद से। ये सब चीजें खुद के ऊपर की होती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सब चीजें अगर आप लोग एक बार खोजेंगे तो समझने में आसानी रहेगी, तो कभी भूलेंगे नहीं अगर खुद से खोजेंगे एक बार। तो इसको होमवर्क के लिए रखना आप लोग, खोज के अगले दिन बताइए, कमेंट बताइएगा जरूर। अब आगे देखते हैं भारत का क्या हो गया, ये बाउंड्रीज। अच्छा, इसी में भी पूछता है, एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न इससे निकल करके और आता है कि ड्यूरंड रेखा, क्या, ड्यूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है। तो ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की है। इसके बाद पूछता है कि रेडक्लिफ रेखा बताइए, और फिर बताइए मैकमोहन बताइए, और फिर हाँ इतने बताइए। तो ड्यूरंड रेखा पूछता है, तो ड्यूरंड रेखा पता होना चाहिए हमें। जब भारत आजाद, जिस समय आजाद नहीं हुआ था उसके पूर्व जो है भारत, पाकिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान मतलब भारत का मैप इधर तक जाता था ना। तो उस समय जो है तो ये क्षेत्र था, अफगानिस्तान और भारत के बीच में क्षेत्र था। अफगानिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण करती थी कौन सी रेखा, ड्यूरंड रेखा। लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद, पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखाएं आ गई। अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब रेडक्लिफ रेखा को देख लीजिए। तो रेडक्लिफ रेखा जो है ये सर रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 के आसपास जो है इस रेखा का निर्धारण किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा है, सीमा बनाती है। ठीक है,
तो रेड क्लिफ रेखा का संबंध किससे है? भारत और पाकिस्तान से है। और मैकमोहन का संबंध भारत एंड चीन से। किससे? भारत और चीन से है। समझ में आई क्या हो गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले, जलीय सीमा साझा करने वाले, ऐसे कौन से क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तो तट बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है ना। तो ये डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे सीमा निर्धारण की। सॉरी, अब हम बात करेंगे स्थलीय सीमा। भारत कौन कौन से देशों के साथ साझा करता है मैंने बता दिया। अच्छा, स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर, भारत जो है कितने किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है? तो 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा, मतलब यहां से लेकर के जहां स्थल है ना। जैसे गुजरात यहां से पाकिस्तान चालू हो, स्थल केवल ना, मतलब जमीनी जल से नहीं, स्थल के साथ जो है कितना, तो 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा भारत जो है अन्य देशों के साथ साझा करता है। 15,200 किलोमीटर की भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय बाउंड्री है। और उसके बाद कहा जाए जलीय सीमा कितनी है भारत की मुख्य भूमि की? भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? तो ये भारत की मुख्य भूमि की, नॉट फॉर आइसलैंड, ओनली मेन लैंड ऑफ इंडिया, मीन्स दैट इज तमिलनाडु तक, है ना। तमिलनाडु तक जो है 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर इसका हो जाएगा। अब बात कर लीजिए कि द्वीपों समेत, किसकी? द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई, है ना, तो कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। क्या? इसकी लंबाई हो जाएगी। और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो तटीय सीमा, तटीय क्षेत्र में सीमा, मतलब जलीय सीमा बनाते हैं? या फिर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो तट पर हैं? भारत में तटों पर स्थित कितने राज्य हैं बताइए? या फिर भारत में निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य तट पर स्थित नहीं है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो बताइए भारत में से कितने राज्य हैं जो समुद्र के तट के किनारे हैं? तो देख लेते हैं गुजरात, कौन सा देख लेते हैं थोड़ा सा हम। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र 2, यहीं पे गोवा है। क्या? यही गोवा है क्षेत्र, तो ये 3 हो जाएगा। कौन सा? गोवा, कहेंगे गोवा। क्या? चौथा हो जाएगा कर्नाटका, फिर 5वां केरला। अच्छा, केरला की राजधानी क्या है? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या? गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटका की राजधानी क्या है? तो बैंगलोर। क्या? बैंगलोर। और फिर तमिलनाडु, ये क्षेत्र जो केरला और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मतलब 1 2 3 4 5 भारत के पश्चिमी क्षेत्र में समुद्र से तट की सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 5 राज्य। पूरब में देख लेते हैं, तमिलनाडु 6ठा मान लो, आंध्र प्रदेश 7वां मान लो, 7वां, उड़ीसा 8वां हो गया, और वेस्ट बंगाल 9वां। तो भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो तट बनाते हैं, जो
समंदर के साथ तट का निर्धारण करते हैं, जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तटीय क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। 9 ऐसे राज्य हैं जो तट बनाते हैं। अच्छा चलिए, ये हो गया। अब बताइए बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है 7 राज्य, बांग्लादेश 5 राज्यों का सीमा साझा करता है। कौन कौन से देखते हैं, नोट करते रहिएगा जरूर। जितना बता रहा हूँ 100%। मैं अगर 30 दिन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें से ये जान लीजिए आप लोग कि 70% वेटेज रहेगा। श्योर पढ़ते रहिएगा ज्योग्राफी के विषय में, बाहर से कहीं नहीं आएगा। जितना बता रहा हूँ कि उतना अगर आप नोट्स बना लेंगे आप लोग, पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन अभी तो थोड़ा सा समय आने दीजिए। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन कौन से राज्य करते हैं? तो वेस्ट बंगाल एक तो हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया। हमने कल पूछा था कि मेघालय की राजधानी क्या है, बताइए आप लोग। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। क्या? शिलांग। मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की बताइए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्या? अगरतला है। अच्छा, उसके बाद सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। क्या? गैंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? तो ईटानगर। आंध्र प्रदेश की क्या है? तो हैदराबाद। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला, है ना। उत्तर प्रदेश की लखनऊ बता ही दिए हैं, कर्नाटका बेंगलोर बता ही दिए हैं, गोवा की पणजी बता ही दिए हैं, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और ये त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश घिरा हुआ है ना, तो त्रिपुरा कहते हैं। फिर मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बारे में पता चल गया क्या कि 9 ऐसे राज्य हैं जो तट के किनारे हैं। सही बता दिया हमने। अब हम देखते हैं कि एक में दिमाग प्रश्न आ रहा है कि भारत में ज्यादा ज्वालामुखी तो है ही नहीं, ज्यादा ज्वालामुखी, लेकिन 2 ज्वालामुखी जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा के दृष्टिगत, बैरन और नारकोंडम। क्या? बैरन, जैसे हम बात करते हैं कि बे ऑफ बंगाल में भी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? तो बे ऑफ बंगाल में ही है। अब नीचे हल्का सा आएंगे तो इसके नीचे भी ना, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, फिलहाल इसके नीचे जैसे 1 2 3 4 ये ऊपर के और ये 2 नीचे, ये अंडमान है चारों, जैसे नॉर्थ अंडमान। क्या है ये? अंडमान निकोबार कहलाते, क्या कहलाते हैं ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहलाते हैं ये। तो ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान, और ये साउथ अंडमान हो गया, और ये लिटिल अंडमान हो गया। क्या? इन तक के बारे में भी आगे पढ़ाएंगे। और ये कार निकोबार हो गया, और ये ग्रेट निकोबार हो गया। ये ऊपर वाला ग्रेट निकोबार है, नीचे कार निकोबार। ग्रेट निकोबार ये हो गया और ये कार निकोबार हो गया। तो हम पूछा जाता है कि बैरन नारकोंडम, बैरन जो है जागृत ज्वालामुखी है। कैसा है? जागृत। जागृत का मतलब क्या हुआ? ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पे उद्गारित हुआ करते हैं, समय समय पे आया करते हैं, समय समय पे अपना विस्फोट दिखाया करते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। क्या? जागृत ज्वालामुखी। तो भारत में कौन सा ऐसा ज्वालामुखी जो जागृत है? तो भारत का जागृत ज्वालामुखी का नाम बताएं। जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। कौन सा? बैरन ज्वालामुखी। इसी में है, इन्हीं चारों में से किसी एक में है बैरन। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और
शायद लिटिल अंडमान में बैरन है, और नारकोंडम जो है नॉर्थ अंडमान में है। ये नॉर्थ अंडमान आप लोग नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ अंडमान में जो है नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का मतलब होता है बहुत लंबे समय के बाद ऐसे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो गौर करिएगा थोड़ा सा। और हाँ, एक चीज और मैंने बताई थी कि भारत की जो मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है। मुख्य भूमि का मतलब हो गया कि तमिलनाडु तक, और अगर द्वीपों समेत ले लिया जाए तो अंडमान निकोबार तक। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग जो है कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा, आप लोग नोट करते रहिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो भाग है यहाँ तमिलनाडु में कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी क्षेत्र जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, फिर दक्षिणतम भाग है। और अगर कहा जाए कि द्वीपों समेत संपूर्ण भारत में, द्वीपों समेत संपूर्ण भारत में भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट का क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा, इंदिरा पॉइंट क्या, इंदिरा पॉइंट ये यहां पे है। कहा, एक ये ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, तो कार निकोबार में थोड़ा सा समझ दीजिएगा। तो ये जो है क्षमा कीजिए थोड़ा सा, ये कार निकोबार हो गया, ऊपर वाला कार निकोबार है, और ये ग्रेट निकोबार, नीचे वाला क्या हो गया, ग्रेट निकोबार। क्या, तो इंदिरा पॉइंट जो है संपूर्ण द्वीपों समेत संपूर्ण भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है कौन सा है, ग्रेट निकोबार पे। ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार पे भारत का द्वीपों समेत संपूर्ण भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप में है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि अच्छा बताइए, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से, उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कोई राज्य है तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने, इसके पहले हमने एक चीज और नहीं बताई आप लोगों को, क्या भूल गया, स्किप कर गया दिमाग से, क्या, जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ भारत है, तो ये तो विषुवत रेखा हो गई पूरी, ये विषुवत रेखा, एक क्षेत्र यहां से है ना। इसे अक्षांशीय रेखाएं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा। जैसे भाई इरेज करते थोड़ी देर के लिए से, ये मैप है, तो ये 0 डिग्री हो गई, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया ये, और ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। क्या, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ, और ये कौन सा नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत से ही होकर गुजरती है। प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पूछ लिया जाता है प्रश्न अक्सर। तो भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने तो इरेज कर दिया है मैप को, नहीं तो मैप के माध्यम से ही बताता। तो पहला ले लेते हैं गुजरात, कौन सा, फिर राजस्थान से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, फिर एमपी से, ऐसे याद करते हैं कुछ, एक मिनट। मध्य प्रदेश है ना, झारखंड हो गया, थोड़ा सा याद ही कर लीजिए, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, झारखंड। ठीक है, तो 8 राज्यों से ये रेखा होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात कर रहे थे हाँ, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश जो है निम्नलिखित में से कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो राज्य कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी से, यूपी 8 राज्यों से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, जान लीजिए बनाता है ना। कौन कौन से, यूपी उधर हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है, फिर उसके बगल में ले लेते हैं हम उत्तराखंड, से अलग ही हुआ है, उत्तराखंड सीमा बनाता है ना। फिर इधर हम पीछे ले लेते हैं हरियाणा, पश्चिम की ओर हरियाणा पे भी टच होता है ना। और पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, फिर मथुरा से भी, मथुरा तो अपना ही है, राजस्थान से, राजस्थान का अलवर क्षेत्र जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, पूरब में ले लेते हैं, इधर बिहार से सीमा साझा करता है, बिहार के बाद झारखंड से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है, और एमपी से भी सीमा साझा करता है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इधर राजस्थान से भी सीमा साझा करता है ना। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, भारत के 8, भारत का उत्तर प्रदेश है वह 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। और भी हम अक्षांशों के बारे में बता रहे थे, तो ये हमने बताया था कि ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है, कर्क रेखा पर ही, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। तो कर्क रेखा पर स्थित कौन सी राजधानी है, भारत की किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, बताइए। या फिर निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी जो है, जो रेखा चली गई है, मकर रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गई हुई है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है या फिर कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो झारखंड की राजधानी रांची जो है, झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। अच्छा, कर्क रेखा कह दिया गया, तो फिर हम बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा के समीप स्थित, कर्क रेखा के
समीप स्थित कौन से बड़े शहर हैं बताइए। तो कर्क रेखा के समीप स्थित, बहुत नजदीक कर्क रेखा के स्थित शहरों का नाम बताइए, या फिर राजधानियों का नाम बताइए। कर्क रेखा से बहुत नजदीक स्थित राजधानी का नाम कौन सा है? एक गुजरात की गांधीनगर हो जाएगी, दूसरा भोपाल। क्या? गुजरात का गांधीनगर और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ये दो क्षेत्र हैं रांची के बाद जो कर्क रेखा के बहुत ही समीप है। ये हो गया। अच्छा, अब लिखते रहिएगा आप लोग जरूर। रांची जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर ही है रांची क्षेत्र। तो बात यह है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन से राज्य की राजधानी है? तो रांची, उसके बाद गांधीनगर, फिर भोपाल। अच्छा, ये हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, अब देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो जानकारी मिलती रहेगी और परीक्षा के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है ही। और कल में बताया था कि जैसे भारत है, मान लीजिए, तो ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ है ना। तो ये एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? तो कीबिथु। क्या? कीबिथु कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता है ना, गुजरात में। कहा? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। क्या? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। क्या? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और ये सरक्रीट भी इसे कह देते हैं कभी कभी। और कच्छ क्षेत्र भी इधर ही पड़ता है सब। कच्छ के रण क्षेत्र नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये इंपॉर्टेंट भी आगे बताएंगे चल करके। और गुजरात में ही है, तो गुजरात के कई सारी विभिन्नताएं हैं जो गुजरात को सबसे अलग करती है। जैसे गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क है गुजरात में ही है। तो गिर नेशनल पार्क अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। क्यों? ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कोई राष्ट्रीय पार्क अगर है तो वो गिर नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? गुजरात में है। अच्छा, क्या ऐसी बात है कि जो एशियाई शेर होते हैं केवल गुजरात में ही अधिकतम पाए जाते हैं? क्यों? अधिकतर ऐसा क्या होता है कि गुजरात क्षेत्र में ही ये जो एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या है? तो इसके बारे में बताएंगे आगे चल करके। पढ़ते रहिए आप लोग थोड़ा सा। और ज्वालामुखी के बारे में बताएं। ज्वालामुखी के बारे में भी अलग से एक चैप्टर है, उसके बारे में बताएंगे। और अभी महाद्वीपों के बारे में नहीं बताया। वेगनर का सिद्धांत क्या, हैरी हेस का सिद्धांत क्या, इसके बारे में भी बताना है। और अभी तो स्टार्टिंग में भारत को लेकर के थोड़ा बहुत बताया जा रहा है। और सीमाओं के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे सीमा के बारे में याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ताकि परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो। समझते भी रहिए, समझा तो रही है। और जैसे समझाया है, अगर समझते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। जैसे बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं बताइए? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं बताइए? सीधा बताया मैंने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर 4 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बताया ही है, सिक्किम बताया ही है, और अरुणाचल प्रदेश है ना। तो ये सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ आप लोग बताइएगा, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ कौन कौन से भारतीय क्षेत्र हैं जो सीमा साझा करते हैं? अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जैसे कि भारतवर्ष का पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या फिर पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पहला कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरा एमपी हो जाएगा।
तो चौथा, दूसरा एमपी हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड। No confusion, that is हाँ, राजस्थान के बाद क्या आ जाता है, एमपी, सॉरी एमपी, और एमपी के बाद क्या आ जाता है, महाराष्ट्र। क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी। पहले यूपी का स्थान 5वां आता था, बीच में आंध्र प्रदेश आ जाता था। पहले क्या होता था कि यूपी का 5वां स्थान आता था, बीच में आ जाता था आंध्र प्रदेश। जब से विभाजन इस देश का हो, जब से इस राज्य का विभाजन हुआ 2 जून 2014 से, जब से विभाजन हुआ है उसके बाद से क्या हुआ, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आ गया, यूपी चौथे स्थान पे आ गया। तो पहले राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान। पहला स्थान किसका, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अलवर जैसे क्षेत्र है, जयपुर है, हवा महल जैसे क्षेत्र है, ये सब राजस्थान में ही पड़ते हैं। राजस्थान सीमा भी साझा करता है, जैसे मथुरा का जो क्षेत्र है वो राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मथुरा, जैसे मथुरा क्षेत्र जो है ये जहाँ से सीमा साझा करता है राजस्थान से। तो इसे पढ़ते रहिएगा आप लोग, है ना। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी हो गया। फिर अच्छा बात कर ली जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, तो लक्षद्वीप। क्या, लक्षद्वीप। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर के पूछा जाए तो सबसे छोटा क्षेत्र जो है 28 राज्यों में, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या, लक्षद्वीप। क्या, लक्षद्वीप हो जाएगा। और हाँ, हमने बताया था कि अभी उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ कुल मिलाकर के 9 क्षेत्र ऐसे है। 8 केंद्र शासित प्रदेश व 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अच्छा, ये हम क्या बता रहे थे अभी कि राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा क्षेत्र कोई है तो वो लक्षद्वीप है। क्या, लक्षद्वीप। और जनपद की, अगर जिले की बात की जाए, सबसे बड़ा जिला पूरे भारतवर्ष का तो कच्छ, गुजरात। नोट करते रहिएगा आप लोग, गुजरात में कच्छ क्षेत्र है सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो एक यूनियन टेरिटरीज है केरल के पास, तो यही पांडिचेरी क्षेत्र है। तो पांडिचेरी में 4 जिले हैं, कौन कौन से, एक सेकेंड, पांडिचेरी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में निम्न क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है ना। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे केरल के बाद एक क्षेत्र है पांडिचेरी, वह क्या है, यूनियन टेरिटरी। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पांडिचेरी में क्या जिले हैं, एक तो पांडिचेरी हो गया, माहे हो गया, कराईकल हो गया और यमन। क्या, सबसे छोटा क्षेत्र जो है कौन सा हो जाएगा, ये माहे। क्या, माहे क्षेत्र जो है सबसे छोटा जिला हो जाएगा, माहे। क्या, माहे सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब भारत के बारे में आगे चल करके बताएंगे आप लोगों को, और किस प्रकार से विखंडन हुआ, किस प्रकार से पैंजिया का प्रस्फुटन हुआ, किस प्रकार से इसका विखंडन हुआ, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, और किस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ, किस प्रकार अफ्रीका से टूट करके भारत का दक्षिणतम प्रायद्वीप क्षेत्र जो है उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताएंगे, और भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, और किस प्रकार से पृथ्वी का सृजन हुआ, किस प्रकार से भूखंडों का लगाव हुआ, और किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ,
किस प्रकार से अन्य कई सारे पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, तमाम सारे पर्वत वगैरह हैं, इनके बारे में बताएंगे। हाँ, तो पढ़ते रहिए आप लोग, और जैसे मुझसे हो पा रहा है 1 से 2 क्लासेस में लेकर सामने आता हूँ, पढ़ते रहिएगा और कल के वीडियो का इंतजार करिए। और एक प्रश्न चलते चलते पूछना चाहता हूँ आपसे कि नोट कर लीजिए कल के लिए एक प्रश्न नोट कर लीजिए, उसका उत्तर जो है जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहला विकलांग व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला पहला विकलांग व्यक्ति कौन है? और दूसरा जो है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन? दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न ये थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय किसने फतह हासिल की? तो ये 3 प्रश्न है, इनको कवर कर लीजिएगा। और जो मैंने बताया कि नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। कई बार प्रश्न इसी में लोग उलझ जाते हैं, और ध्यान देकर के पढ़िएगा इसे। बाकी मैं कल आप लोग से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।